हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। दिस इज आवर टॉपिक, वाटर द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ। लेकिन इसमें जो हम बातें करेंगे वो पर्टिकुलरली इसी बुक से नहीं होंगी, बल्कि वो एक बड़ा प्रॉपर एक जो है वो मेरी जो स्टडी डिफरेंट बुक्स की है उससे जो है वो बेसिकली वो सारा का सारा आइडिया जो है वो लिया जाएगा, और ये टॉपिक जो है वो सिर्फ कैम्बल से नहीं होगा। देखिए, द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ में आपने ये बातें तो जरूर पढ़ी हैं कि वाई द वाटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट्स। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, उस उनके हवाले से आपने ये लाजमी पढ़ा है कि वाटर जो है वो जरूरी क्यों है। ठीक है, लेकिन एक और चीज भी है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि वाटर के अंदर हीट कैपेसिटी मौजूद होती है। ठीक है, हमने कहा था वाटर के अंदर जो है वो वेपोराइजेशन वाले जो क्वालिटी है वो मौजूद होती है। वाटर के अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और उसके बाद उसको रिलीज भी कर सकता है। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। लेकिन जो बात हमने पढ़ी नहीं है वो ये है कि वाटर सॉल्वेंट ऑफ लाइफ है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बहुत बहुत ही बेसिक से बात स्टार्ट करेंगे। दो चीजें होती हैं जिनको बहुत क्लियर करना जरूरी होता है, एक होती है सॉल्वेंट और दूसरी होती है सोल्यूट। सॉल्वेंट जो है वो कोई भी ऐसी चीज काउंट होती है विच इज हाई इन कंसंट्रेशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज कंसंट्रेशन में हाई हो उसको आप सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चीज किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन में लो हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, यानी अगर 19-20 का भी फर्क है ना, तो जो चीज कम है वो कहलाती है सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन अब यहाँ से आपने एक और चीज भी ज़हन में रखनी है कि सोल्यूट के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो ऑस्मोटिक, ऑस्मो का वर्ड भी सोल्यूट के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑस्मो। और उसके बाद एक और वर्ड जो है वो यूज होता है, उसको आप कहते हैं टॉनिक, टॉनिक का वर्ड। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये सोल्यूट के लिए यूज होते हैं, ना कि सॉल्वेंट के लिए यूज होते हैं। आपकी जो ऑस्मो रेगुलेशन है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट्स, नॉट सॉल्वेंट। आप उसमें वाटर की रेगुलेशन नहीं कर रहे, आप उसमें बेसिकली जिस चीज की रेगुलेशन कर रहे हैं वो सोल्यूट्स हैं हमारी बॉडी के। अच्छा, इसके बाद एक और बात भी जो है वो, अब यहां से इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले वो बात जो कि बुक से बाहर है वो ये है कि मैं आपसे अब एक सवाल करने लगा हूं कि व्हाट आर द सॉल्वेंट्स ऑफ लाइफ। लाइफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सॉल्वेंट्स हैं वो कौन से हैं? कौन कौन से सॉल्वेंट्स लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज हो सकते हैं? ये वाटर है और शायद ब्लड। और सॉल्वेंट वैसे केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है जी पेट्रोल भी सॉल्वेंट है, ईथर भी सॉल्वेंट है, बेंजीन का सोल्यूशन भी सॉल्वेंट है। इसी तरीके से आप जो है वो और बड़े सॉल्वेंट निकाल लाते हैं। ठीक है, तो बड़े खास तौर पे अल्कोहल तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है एज ए सॉल्वेंट। याद रखिए, जब भी आएगी ना लाइफ की बात, तो लाइफ में सिर्फ एक चीज सॉल्वेंट है, उसके अलावा जो कुछ है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स में वाटर के अलावा सब कुछ सोल्यूट है। यहां पर आप बात खत्म कर देते हैं, यहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट की संदूकड़ी को एक अदद लॉक लगा देते हैं, यहां पर आप पत्थर पर लकीर खींच देते हैं कि इस रूल के अलावा आप कहीं मूव नहीं करेंगे। दिस इज द अल्टीमेट रूल टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी यहां पर अब आप अपने माइंड को खाली कर लें कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स में सॉल्वेंट वाटर के अलावा भी कुछ हो सकता है, इम्पॉसिबल है। उसकी वजह वो आप अभी पढ़ेंगे।
सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं वो प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा। देखिए प्रॉपर्टीज और बात है। जैसे आप लोगों को शायद कम अंदाजा हो, जिसको अंदाजा है वो अच्छी अच्छी बात है। गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादातर जो है वो वाटर यूज होता है। लेकिन क्या इंजन में भी वाटर यूज होता है? नहीं, इंजन में ऑयल यूज होता है। हमारी बॉडी के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने और प्रोटेक्टेंट्स के तौर पे वाटर यूज होता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो इंजन है ना, यानी ब्रेन और ऑर्गन्स हैं, उनमें भी क्या चीज यूज होती है? वाटर यूज होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी का प्रोटेक्टेंट भी वाटर, आपकी बॉडी का हीट एब्जॉर्बर भी वाटर, आपकी बॉडी को कूल डाउन करने वाला भी वाटर, और आपकी बॉडी का सॉल्यूशन बनाने वाला भी वाटर। हमारी बॉडी के अंदर ह्यूज सॉल्यूशन मौजूद है। और अभी जो बात की ना ब्लड की, तो बेटा ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ब्लड के अंदर एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। और इस प्लाज्मा का 90% हिस्सा क्या होता है? वाटर होता है। अब क्या बनी बात? बात ये बनी कि प्लाज्मा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि असल में हमारे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में भी पानी ही दौड़ रहा है। सिर्फ वो रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुछ और चीजें मिली हुई हैं। असल में जो हमारी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है वो वाटर है। मतलब अब यहीं से मैं आमतौर पे अपने आप को ऐसे फील करता हूं कि यहीं से बस अब एक दरवाजा बंद हो गया। मतलब आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कह लीजिए कि ये दरवाजा बंद हो गया कि कोई भी और चीज लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एज ए सॉल्वेंट यूज हो सकती है। सवाल नहीं पैदा होता। आपकी सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर फ्लूइड मौजूद होता है, उसमें वाटर। पेरिकार्डियल फ्लूइड में वाटर। आपके ब्लड में वाटर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर। बोन्स में वाटर। कहां कहां नाम लेंगे आप? आईज में वाटर, आपके सलाइवा में वाटर, गैस्ट्रिक जूस में वाटर है, लेकिन वो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम है। हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको यहां से ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि सॉल्वेंट बहरहाल वाटर ही है। अब वो क्या चीज है जो वाटर को इतना एक्सीलेंट सॉल्वेंट बनाती है, इसके अलावा और कोई चीज और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है कि वाटर एक सॉल्वेंट हो सके? बेटे वो चीज जो है वो खास तौर पर जो हमने कल भी डिस्कस की थी, वो है वाटर की आयोनाइजेशन। वाटर की आयोनाइजेशन जो है वो वाटर को एक्सीलेंट सॉल्वेंट बनाती है। एक्सीलेंट सॉल्वेंट हर उस कंपाउंड का। सॉल्वेंट जो है उर्दू में जो होता है ना, सॉल्यूशन को आप कहते हैं महलूल, और जो सॉल्वेंट होता है उसका कहते हैं मुहल्लिल। इसमें हल होना होता है। ठीक है। तो अब ये जो एक्सीलेंट सॉल्वेंट किनके लिए? हर उस कंपाउंड के लिए, यानी हर वो कंपाउंड वाटर में हल हो जाएगा जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसके ऊपर किसी भी सूरत में चार्ज मौजूद है, वो वाटर में क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। वो वाटर का हिस्सा बन जाएगा। वाटर उसके लिए एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें वो वाटर के अंदर अपने आप को शामिल कर लेगा। ठीक है। यानी हर वो सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है, अब आप नाम लेते जाएं, उंगलियों पे गिनते जाएं, जो मर्जी कर लें, जिस जिस सब्सटेंस में चार्ज मौजूद है वो पानी में एग्जिस्ट करता है। हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, एल्ब्यूमिन, इसी तरीके से आपका जो है वो कैराटिन प्रोटीन्स, कोलेजिन प्रोटीन्स, फिर इसी तरीके से आपकी जो है वो अपना ये जो एंजाइम्स मैंने शायद बोल दिया, ठीक है, हार्मोन्स, इन सब पे चार्ज है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट दूसरी टाइप से, ग्लाइकोजन वगैरह। ठीक है। इसी तरीके से आप जिन फैट्स पे चार्ज होता है, अभी आपको बड़ी हैरानी की बात लगेगी, कुछ फैट्स ऐसे हैं जिन पे चार्ज होता है, वो भी वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। और मैं अभी अभी आपको बताऊंगा कि कौन से फैट्स पे चार्ज होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो मर्जी कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं अब आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ ग्लूकोज की। बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और जब आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बाकी सारा ग्लूकोज जो है उसके ऊपर कोई भी
चार्ज नहीं है, लेकिन जो ग्लूकोज है उसके एक साइड पर यहाँ कहीं करके जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और पार्शियल ये जो चार्ज होता है ये वो चीज होती है जो ग्लूकोज को वाटर में एग्जिस्ट करवा सकती है। वरना, अब आइए दूसरी बात के ऊपर, वरना के बाद, वाटर इज ए पुअर सॉल्वेंट। अब ये बात आपको बड़ी हैरानी की लगेगी। वाटर इज ए पुअर सॉल्वेंट फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स, जिनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, उनके लिए वाटर जो है वो इंतहाई जो है वो पुअर सॉल्वेंट है। वाटर उनको अपने अंदर हल नहीं कर सकता। निशानी क्या है? ऑयल का कतरा लें और पानी में ड्रॉप कर दें, क्या होता है? ऑयल आपको पानी से अलग नजर आता है। क्यों? वो हल नहीं होता, वो पानी का हिस्सा नहीं बनता, वो पानी के अंदर अपनी आइडेंटिटी खो नहीं देता, वो पानी के अंदर अपने वजूद को अलग से बरकरार रखता है। तो ऐसी जो चीज है वो, अगर देखिए दो तीन चीजें होती हैं, मैं अब आपको ना थोड़ा सा आइडिया देता हूं। एक चीज होती है, सोल्यूबिलिटीज में ना दो टाइप्स होती हैं, एक मिनट ठहरिएगा। एक होता है सोल्यूबल। सोल्यूबल वो होता है जिसमें जो वाटर के अंदर जो है वो इट लूजेस द आइडेंटिटी, या आप यूं कह लीजिए कि इट चेंजेस द शेप। जब कोई भी कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी खो दे, या यूं कह लीजिए कि वो अपनी शेप चेंज कर ले वाटर में जाके, तो वो है सोल्यूबल। अब आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे क्योंकि मैं आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो जो आप बचपन से डेवलप करते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसको मैं रॉन्ग प्रूव करने लगा हूं, वन मोर कॉन्सेप्ट, और ये भी आपको जो है वो थोड़ा सा शेक करेगा। एक एक कंपाउंड होते हैं सोल्यूबल, जो पानी के अंदर आके अपनी शेप चेंज कर लें या अपनी आइडेंटिटी खो दें, ठीक है? जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, या जैसे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन पानी के अंदर आते ही अपनी शेप को चेंज कर लेता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। प्रोटीन्स हैं, बहुत सी प्रोटीन्स जैसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम पानी में आते ही अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। इनमें चेंज क्या आता है? गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। इनमें चेंज ये आता है कि दे कीप द चार्ज्ड एंड्स ऑफ देयर चार्ज्ड एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल आउटसाइड। ये अपने चार्ज्ड एंड्स को जो है वो बाहर रखते हैं, यानी वाटर की तरफ, और जो न्यूट्रल होते हैं एंड्स उनको अंदर की जानिब रखते हैं। यानी अगर एक प्रोटीन है, प्रोटीन का बॉल है, ठीक है, ये प्रोटीन का बॉल है, ये पानी में जाएगा तो ये अपने न्यूट्रल एंड्स को अंदर ले जाएगा, क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। कोई भी न्यूट्रल जो है मॉलिक्यूल वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन वो किसको बाहर ले आएंगे? चार्ज सरफेस को बाहर ले आएंगे। चार्ज सरफेस बाहर आने से क्या होगा कि वो जो कंपाउंड है उसका एक हिस्सा जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर आ जाएगा, लेकिन जो बाहर होगा वो चार्ज होगा, और उसके चार्ज होने की वजह से जो वाटर में सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो जाएगा। इसको, इसके हवाले से मैं एक और आपको एग्जांपल बताऊंगा। रुकिए जरा, ये थोड़ी सी बात कर लें। कुछ कंपाउंड्स होते हैं इनसोल्यूबल। बेटा इनसोल्यूबल कंपाउंड्स जो हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ वाटर। ये पानी का हिस्सा जरूर बन जाते हैं, बट फॉर्म प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं, पीपीटी जिनको कहते हैं। ये पानी का हिस्सा जरूर बन जाते हैं, पानी इनको अपने अंदर हल जरूर कर लेता है इनसोल्यूबल कंपाउंड्स को, लेकिन ये प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं। जैसे आपकी एक प्रोटीन है कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन है, ये पानी का हिस्सा जरूर बनती है, पानी में एग्जिस्ट कर सकती है, ये पानी में अपनी अलग मतलब पानी से अलग नहीं होती, ठीक है, पानी में होती है लेकिन वहां प्रेसिपिटेट्स बना सकती है। इसकी मिसाल आपकी प्रोटीन है कोलेजन। तीसरी एक कैटेगरी होती है जिसको आप कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब आपको यहां पर थोड़ा सा शॉक लगेगा क्योंकि आपने क्या पढ़ा हुआ है कि वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर जो इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, वही हाइड्रोफोबिक होते हैं। और ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आप लोगों ने यही पढ़ा होगा, या अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर लिया हो तो वो एक अलग बात है,
लेकिन हमारी हर छोटी क्लास की बुक में यही मौजूद है कि जो कंपाउंड इनसोल्यूबल होता है वही हाइड्रोफोबिक होता है. एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज. व्हाट इज इनसोल्यूबल एंड व्हाट इज हाइड्रोफोबिक, इन दोनों को क्लियर करने में मुझे बड़ा अरसा लगा. इनसोल्यूबल कंपाउंड्स जो होते हैं और सोल्यूबल कंपाउंड्स, इन दोनों में जो कॉमन चीज होती है वो ये होती है कि इन दोनों के ऊपर चार्जेस होते हैं. इनसोल्यूबल भी चार्जेस होते हैं, सोल्यूबल पर भी चार्जेस होते हैं. हाइड्रोफोबिक न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते. और ये किसकी कैपेबिलिटी होती है बेटा, ये फैट्स की कैपेबिलिटी होती है सिर्फ. ना ये डीएनए की कैपेबिलिटी है. 4 मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो आप बायोमॉलिक्यूल्स के नाम पर पढ़ते हैं. जो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोमॉलिक्यूल्स के नाम पे 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ते हैं. न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. इन चारों में सिर्फ फैट हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, बाकी सब पे चार्ज होता है. लेकिन वो इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं. मैं अब आपको यहां थोड़ी सी एक मिसाल देता हूं. सेल्यूलोज. सेल्यूलोज, हाँ भाई, सेल्यूलोज जो है वो उससे बना हुआ है 2 चीजें, एक वुड और एक पेपर. क्या ये दोनों चीजें पानी में गायब हो जाती हैं, या अपनी शेप चेंज कर लेती हूँ, या कुछ ऐसा हो नहीं, जाता हो? वुड, इनसॉल्युबल है. ये दोनों इनसोल्यूबल है. लेकिन क्या ये वाटर टेकअप करती हैं? यस सर. इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वाटर टेकअप करती हैं देन दीज हैव चार्ज्ड रीजन. यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हैं ये इनसोल्यूबल. सेल्यूलोज इनसोल्यूबल है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, अपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, पानी में प्रेसिपिटेट बन जाएगा, लेकिन पानी टेकअप जरूर करेगा क्योंकि उसके पास चार्ज आयन्स होते हैं. अब आइए एक और बात के ऊपर. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंपाउंड्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं उनमें ये तमीज करना कि सोल्यूबल क्या है, इनसोल्यूबल क्या है और हाइड्रोफोबिक क्या है, अभी एक टर्मिनोलॉजी रहती है और वो है डिसॉल्वेबल. इसका क्या मतलब है, एक ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, डिसोशिएबल. ठीक है, जो वाटर में डिसोसिएट हो जाए. ऐसे पता है सिर्फ कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक, या आप उनको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड्स वाले. जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स होता है सिर्फ वो होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CaOH. ठीक है, ये बल्कि ये तो खैर बनाने नहीं चाहिए क्योंकि ये तो होता ही नहीं. एक और था सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और बस अभी तो मेरे ज़हन में नहीं है. अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये आयोनिक बॉन्ड्स हैं. ये वाटर में जाते ही आयंस की वजह से सेपरेट हो जाते हैं. वजह क्या है, क्योंकि जो सोडियम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये वाटर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर के हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये डिसोसिएट हो जाते हैं. आयोनिक बॉन्ड बड़ा वीक बॉन्ड है और सिर्फ वो कंपाउंड डिसोसिएट होंगे, सिर्फ वो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होंगे जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा. वो डिसॉल्व हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है, उनको तोड़ दिया जाएगा. लेकिन जो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मेरी बात साबित हो रही है यहां से, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो सोल्यूबल जरूर हो सकते हैं, वो इनसोल्यूबल जरूर हो सकते हैं, वो हाइड्रोफोबिक जरूर हो सकते हैं, वो डिसॉल्वेबल नहीं है. आप मिसालें ले लीजिए. सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी ब्लड में हो सकता है ना, वो या ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड है. दोनों में से कोई भी चीज नहीं है जो वाटर में डिसॉल्व होती हो. हाँ, सोल्यूबल जरूर है, पानी में हल जरूर हो जाते हैं. अब ये चीजें देखें, अब बातें कितनी आसान हो गई हैं. क्यों आसान हो गई हैं, क्योंकि बात को प्रॉपरली करें ना. ये जो हम एकदम बोल देते जी फलां चीज सोल्यूबल भी है डिसॉल्वेबल भी है, भाई बात तो ठीक करो.
जो फर्क है इन टर्मिनोलॉजीज में, मुझे ये असल में, मैं आपको बताता हूं कि मेरे दिल में ये सवाल आया कहां से कि इनसोल्यूबल और हाइड्रोफोबिक में क्या फर्क है। आप गौर कीजिए, एफएससी की बुक उठा लें, आपको हाइड्रोफोबिक का वर्ड सिर्फ मिलेगा लिपिड्स में, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों में आपको हाइड्रोफोबिक का वर्ड नहीं मिलेगा, इनसोल्युबिलिटी का वर्ड मिलेगा आपको लाजमी। क्यों? अगर हमें बचपन से यह पढ़ाया जाता रहा है कि हाइड्रोफोबिक और इनसोल्युबिलिटी में, सवाल मेरी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है मेरी जो उस वक्त होती थी उस पर गौर कीजिए, अगर हमें बचपन से यह पढ़ाया जाता रहा है कि हाइड्रोफोबिसिटी और इनसोल्युबिलिटी एक ही चीज है, तो हाइड्रोफोबिसिटी हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्यों नहीं यूज करते और इनसोल्युबिलिटी फैट्स के लिए क्यों नहीं यूज करते? निकाल लीजिए, आप कहीं पर भी निकाल लीजिए, आपको इनसोल्युबिलिटी फैट्स के लिए यूज हुई भी नजर नहीं आएगी। क्यों? इन दोनों में फर्क है। हाइड्रोफोबिसिटी का मतलब यह है कि उस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है और वो कंपाउंड पानी में, हल तो दूर की बात, जब आप उसको पानी पे टपकाते हैं तो वो पानी में अंदर भी नहीं जाता, बल्कि ऊपर ही ऊपर अपनी अलग आइडेंटिटी के तौर पे तैरता रहता है। ये है वो बारीक फर्क जो इन सब में है, और ये फर्क जानना जरूरी है। इसके बाद आपके लिए इतनी आसान हो जाती है चीजें जिसकी कोई हद नहीं। आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि लकड़ी हल तो नहीं होती पानी में, लेकिन पानी टेकअप क्यों कर लेती है। कागज हल तो नहीं होता, लेकिन अगर सेल्यूलोज, अगर इनसोल्युबल और हाइड्रोफोबिक सेम चीजें होती तो सेल्यूलोज पानी टेकअप क्यों करता? सेल्यूलोज इनसोल्युबल है, हाइड्रोफोबिक नहीं। क्लियर? जी सर। अब यहां पर जो है वो एक चीज और, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो फिनोमिना आ रहा है, क्योंकि ये सारी बातें हमने करनी थी। उसके बाद अब देखिए, हम एक बात करते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर होता क्या है। मैं एक सिंपल कंपाउंड से एग्जांपल देता हूँ, NaCl की एग्जांपल देता हूँ। आप NaCl प्लस H2O में जब जाते हैं ना, H2O की बात करते हैं, तो इनमें जो खास तौर पे काम होता है वो ये होता है कि Na पॉजिटिव अलहदा हो जाता है, Cl नेगेटिव अलहदा हो जाता है। और ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि पानी होता ही इस कंडीशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, OH पॉजिटिव बना दिया मैंने, OH नेगेटिव की फॉर्म में पानी होता ही इस कंडीशन में है। तो अब ये जो है वो, ये सोडियम और क्लोराइड अलहदा हो जाते हैं, तो फिर ये दोबारा मिलते क्यों नहीं है, ये दोबारा कंबाइन क्यों नहीं होते? इसके लिए अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब ये सोडियम सोल्यूशन में आता है ना वाटर में, तो उस टाइम इस सोडियम के इर्द गिर्द जो Na पॉजिटिव, इस सोडियम के इर्द गिर्द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का एक शेल बन जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का एक शेल बन जाता है जो कि इस पूरी सोडियम को घेरे रखता है। और जब ये सोडियम को घेरे रखता है तो इस वजह से जो सोडियम है वो दोबारा से इसको वो नहीं कर सकता, क्लोराइड के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसे ही ये जो क्लोराइड होता है, इसको चारों तरफ से, बल्कि 6 तरफ से कौन घेर लेता है? जो हाइड्रोजन प्रोटॉन आयंस हैं उनको, ये जो है ये उसको घेर लेते हैं, और ये घेर कर जो है वो क्लोराइड को उसमें नहीं, क्लोराइड को सोडियम से नहीं मिलने देते। ठीक हो गया? अब यहां पर मैं अब आपको ना एक और बड़ी टेक्निकल और मजेदार चीज जो है वो बताने लगा हूं। वो क्या है कि whenever the water molecule surrounds a solute, जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसी सोल्यूट को सराउंड कर लेते हैं, देयर काइनेटिक मूवमेंट रिड्यूसेस। उनकी जो काइनेटिक मूवमेंट होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। अब ये काइनेटिक मूवमेंट क्या है? आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो प्योर वाटर होता है ना उसकी काइनेटिक मूवमेंट मैक्सिमम होती है। काइनेटिक मूवमेंट से क्या मुराद है कि एक बीकर है, उसके अंदर पड़ा हुआ है वाटर, और उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मुस्तकिल एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल मुस्तकिल एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, और अगर अगर अगर
अगर आप, और यहाँ पर जो है वो काइनेटिक मूवमेंट, मैं इसको के एम अगर लिख दूं, काइनेटिक मूवमेंट जो है वो मैक्स है, मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस एक बीकर के अंदर क्या डालते हैं, कोई भी सोल्यूट का कंपाउंड डालते हैं, कोई भी सोल्यूट आप इसमें ऐड करते हैं, तो क्या होता है, तो इसकी जो काइनेटिक मूवमेंट है वो सडनली आफ्टर एडिशन काइनेटिक मूवमेंट क्या हो जाती है, इसकी के एम जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इसकी काइनेटिक मूवमेंट में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें सोल्यूट डालते हैं और वो सोल्यूट इनसोल्यूबल है या सोल्यूबल है, उसके उसके ऊपर मौजूद होता है चार्ज, और जो चार्ज होता है ना, उसको वाटर घेर लेता है। एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, आपके पास ये है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के ऊपर जो है वो जो ग्रुप्स मौजूद हैं, एक्चुअली वो कौन से हैं, वो है OH। OH में आपको पता है कि जो H है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में यहाँ भी OH है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी जो है वो नीचे की तरफ OH है, नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ OH है, ठीक है। ये भी एक टेक्निकल चीज है, यहाँ H है, और ये भी एक OH है। अब ये जो OH है इनको कौन सराउंड कर सकता है बेटा, ये जो H है इसको वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से सराउंड कर सकता है कि ये H इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग है O के साथ, ये O जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये H है, ये H है, इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग है O के साथ, ये O जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यानी इसका क्या मतलब होगा कि जो पहले काइनेटिक मूवमेंट होगी वो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से, जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल, अब ये सोल्यूट है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये सोल्यूट है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ होगी ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो काइनेटिक मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, उसको क्या कर देगी, उसको रिड्यूस कर देगी। अब आप देखिए, पहले यही मॉलिक्यूल आजादाना इस पूरे सॉल्यूशन में ट्रेवल कर रहे थे, मूव कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब इन मॉलिक्यूल्स ने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली सोल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ, तो अब वो जो एक काइनेटिक मूवमेंट थी उसमें रिडक्शन आ जाएगी, वो जो काइनेटिक मूवमेंट थी उसमें एकदम स्लो डाउन, जो काइनेटिक मूवमेंट थी वो एकदम स्लो डाउन हो जाएगी। अच्छा, इससे क्या होता है, आप जरा अब गौर कीजिएगा, मैं एक आपको ऐसी बात बताने लगा हूं जो एकदम आपको जो है वो करेगी, परेशान करेगी, ठीक है। वो क्या है, आपके पास एक जो है वो कंटेनर है, उसको आपने दरमियान में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। दरमियान में से आपने दो पोर्शंस में डिवाइड किया, एक एक पोर्शन बना लिया ए, एक पोर्शन बना लिया बी। जो पोर्शन ए और बी है उसमें दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट है वाटर मॉलिक्यूल की, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह यहां पर हम जो है वो 15 बना लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, आप क्या करते हैं, आप एक सोल्यूट का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, किसमें, कंटेनर बी में, या इसका जो सेक्शन बी है उसमें आप ऐड कर देते हैं। जब आप सोल्यूट का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इसमें, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ बना लेते हैं हाइड्रोफिलिक जो सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड लिंकेज बना लेते हैं इसके साथ। अब मुझे ये बताइए कि कंटेनर बी में जो काइनेटिक मूवमेंट है वो कंटेनर ए की काइनेटिक मूवमेंट से कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द आ जाएंगे। तो जो काइनेटिक मूवमेंट है कंटेनर बी की, इसको आप यूं कह लीजिए, बिफोर ए इक्वल्स टू बी काइनेटिक मूवमेंट के हिसाब से, आफ्टर एडिशन ए इज ग्रेटर देन बी, काइनेटिक मूवमेंट ऑफ कंटेनर ए विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक मूवमेंट ऑफ कंटेनर बी, ठीक है। अब जो अगला फिनोमिना है वो क्या होने वाला है, वो है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ए जिसके अंदर काइनेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी उससे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के कंटेनर बी में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंटेनर बी में जो काइनेटिक मूवमेंट थी वो सडनली क्या हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब जब कंटेनर बी में सोल्यूट है और कंटेनर ए में सोल्यूट नहीं है, तो आप कहते हैं कि कंटेनर बी इज हाइपरटोनिक देन कंटेनर ए। कंटेनर ए जो है वो कंटेनर बी के हिसाब से हाइपोटोनिक है, यानी उसके अंदर सोल्यूट कम है,
और कंटेनर बी कंटेनर ए के हिसाब से हाइपरटोनिक है, यानी उसमें सोल्यूट ज्यादा है। अब आपको यह पता लग जाना चाहिए कि किसी भी सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है वाटर की, उसमें सोल्यूट का कितना रोल होता है। यानी अगर आप सोल्यूट अंदर ज्यादा हो जाता है तो वाटर अंदर क्यों जाता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट यानी वाटर वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक मूवमेंट कम हो जाती है। और यहां पर अगर काइनेटिक मूवमेंट जो है वो ज्यादा है और यहां पर काइनेटिक मूवमेंट कम है, तो जो वाटर की मूवमेंट होगी वो बाहर से अंदर होगी। क्यों? क्योंकि उस जगह पर वाटर की जो मूवमेंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और उसको कंपेंसेट करने के लिए बाहर से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? जी सर। जी सिद्रा। जी सर क्या है? ये जो है वो बेसिकली ये वो चीज है, ये वो थ्योरी है उसके पीछे जो हम सारी जिंदगी रट लगाते आए हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ये जो हम रट लगाते आए हैं उसके पीछे जो केमिस्ट्री, जो केमिकल कॉन्सेप्ट है, जो काइनेटिक कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के इर्द गिर्द एक पूरा शेल बना लेते हैं, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गालबन। हाँ 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 जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है हाइड्रेशन शेल। द स्फीयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड ईच डिसॉल्व्ड आयन इज नोन एज हाइड्रेशन शेल। वो हाइड्रेशन शेल जो है उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो एक जगह से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर शुरू हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक उसके दरमियान में मूवमेंट शुरू कर देते हैं। यहां से भी आपको टॉनिक का वर्ड मिल रहा है और टॉनिक का मैंने आपको मतलब बता दिया था। तो अब यहाँ आपको बहुत सी बातें एक पता लग गई कि असल में जो वाटर है उसकी मूवमेंट कहाँ कहाँ पर होती है, और बहुत सी बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसका हमें मतलब नहीं पता होता उनका असल में मतलब क्या होता है। ठीक है, प्लांट्स की एवोल्यूशन के हवाले से ये मैं आपको सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो एवोगैड्रोस नंबर वाली केमिस्ट्री है, उसको मैं बाद में देखूंगा। यहाँ पर जो है वो आगे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ एसिड बेस के हवाले से थोड़ा सा आपको जो है ना मैं गाइड कर देता हूँ, जो एक दो चीजें हैं, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म होने की तरफ आ रहा है, बहुत ही छोटी छोटी बातें इसमें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो कल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एवोगैड्रोस नंबर वाला अभी फिलहाल लेक्चर फ्रेश नहीं है मेरा। इसके हवाले से एक दो बातें कर लेते हैं एसिड और बेस के हवाले से, खास तौर पे एसिड के हवाले से। मैंने आपको जो है वो एक दो चीजें बड़ी ही वाज़ेह बतानी है, और ये वो बातें हैं जो हमारे जहनों में आम तौर पर नहीं रहती और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो चीज है ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एसिड जो है वो आप अपनी स्टडी में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टडी में, आप जो है वो खास तौर पर केमिस्ट्री में आप दो तरह के एसिड आपके सामने से गुजरते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें खास तौर पर आप वो वाले तमाम कंपाउंड्स को एसिड कहते हैं जिनके अंदर ये ग्रुप होता है, जिसको कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं, COOH। इनऑर्गेनिक के लिए जो पर्टिकुलरली बात होगी वो ये होगी कि हर वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव दे सकता है, वो चाहे H2SO4 हो जिसमें कोई CH बॉन्ड नहीं है, आप क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक वो जिसमें CH बॉन्ड है। अब इसमें कोई CH बॉन्ड नहीं है। HCl कोई CH बॉन्ड नहीं है, ठीक है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड कोई CH बॉन्ड नहीं है। ये इनऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो हमारी अपनी बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड, अब आपको एक मिसाल देता हूं यहाँ पर। फैटी एसिड अगरचे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि फैटी एसिड क्या है कि आप दो कंपाउंड्स को जोड़ दें। याद रखिए, फैट हमेशा एक चीज होती है, फैट हमेशा वही चीज है जिससे पेट्रोल भी बनता है। ये देखिए, हाइड्रोकार्बन्स को फैट्स कहते हैं, और यही वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनसे पेट्रोल भी बनता है। जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको फैट्स कहते हैं, ठीक है। अब वो उससे आप पेट्रोल बनाएं, उससे आप कुछ भी बनाएं, जब वो एक दफा वो ऑयल की फॉर्म में है तो वो फैट कहलाएंगे। जैसे आप ऑयल्स देख लीजिए, जितने ऑयल्स हैं उन सब के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इसका मतलब ये है कि बेसिक जो हमारा
डिजाइन है वो इवन नेचर में जो आपको हाइड्रोकार्बन ऑयल पेट्रोल्स वगैरह मिलते हैं वो उनसे भी रिलेट करता है। ये जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स के साथ गौर कीजिए, इन हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब आप एक एसिड लगा देते हैं यानी COOH लगा देते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, फैटी एसिड। और ये वो फैटी एसिड होता है जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे अंदर एक्चुअली वो वाला ऑयल या वो वाले फैट्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमें फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, जो हमें पेट्रोल की फॉर्म में मिलते हैं, वो वाले ऑयल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एसिड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैं अब बनाता हूं एक फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2, एक और CH2 लगा दीजिए, ठीक है, उसके बाद लगाइए। अब ये क्या चीज है, गौर करें, ये है हाइड्रोकार्बन। ये किस में होता है, पेट्रोल में होता है। ये हाइड्रोकार्बन चेन है। इसी हाइड्रोकार्बन चेन को आप अपनी जबान में क्या कह देते हैं, बायोलॉजी की जबान में फैट चेन। ये फैट चेन है। इसी फैटी चेन के साथ जब आप लगा देते हैं COOH, जब आप ये लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है। तो अब ये क्या बन जाता है, ये फैट चेन और ये एसिड, तो ये क्या बन गया, फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन्स का एसिड के साथ जुड़ना किसको जन्म देता है, फैटी एसिड को जन्म देता है, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द वर्ड फैटी एसिड। और जो एसिड है उसके हवाले से हमेशा याद रखिए कि जो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है वो ये है कि एनी कंपाउंड दैट रिलीजेस H पॉजिटिव। वो हमने डीएनए में भी पढ़ा कि डीएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो H पॉजिटिव रिलीज करता है। नहीं, वो हमने पढ़ा नहीं, मेरा ख्याल है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं इस वक्त ऑलमोस्ट सेम लेवल की 3 क्लासें पढ़ा रहा हूँ तो लेक्चर मिक्स हो जाता है। डीएनए में भी जो H पॉजिटिव जब रिलीज होता है तो एक्चुअली डीएनए के अंदर कौन सी चीज है जो H पॉजिटिव रिलीज करती है, डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट बॉन्ड है ना, फॉस्फोडाइएस्टर, उसके साथ एक OH होता है। जब वो H पॉजिटिव रिलीज करता है तो वो डीएनए को एसिडिक बना देता है, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक एसिड है वो फैट्स है, वो मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये चंद एक बातें हैं जो एसिड बेस के हवाले से। एसिड बेस जो है वो कोई ऐसी चीज है नहीं जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएं। जैसे ये इन्होंने वो कुछ चीजें होती हैं जिनको बफर कहते हैं। बफर वो होते हैं जिनके पास दोनों कैपेबिलिटीज होती हैं कि उनके अंदर बेस भी होती है और एसिड भी होता है, जिसकी वजह से अगर आपके खास तौर पर हमारी जो पीएच है, हाँ ये बात सुन लीजिए, बड़ी जबरदस्त है होम्योस्टेसिस के हवाले से, कि हमारी जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.4 से 7.6 होती है, स्लाइटली बेसिक, ठीक है, 7.4 से 7.6। अब इसको मेंटेन करने के लिए हम अपने ब्लड में यूज करते हैं एक कंपाउंड जिसको कहते हैं बफर, ठीक है। अगर ये 7.6 से 7.8 पर जा रही है खुदा ना खास्ता, या 7.4 से 7.2 पर जा रही है, तो ये हमारी प्रोटीन से बड़ा खौफनाक असर करती है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, और एक्चुअली जो आप कहते हैं कि ब्लड जिस लेवल पर मेंटेन रखता है अपने आप को वो 7.5 है, 7.5 ऑप्टिमम है, ठीक है। गुंजाइश कितनी है, 7.4 पे जाना और 7.6 पे जाना। तो इससे ज्यादा जो है अगर हो तो बफर जो है, अगर ये एसिडिटी की तरफ जाए तो क्या रिलीज किए जाते हैं, OH नेगेटिव, ताकि वापस किस तरफ आ जाएं, बेसिसिटी की तरफ। और अगर ये बेसिसिटी की तरफ जाएं तो क्या रिलीज किए जाते हैं, एसिड रिलीज किया जाता है, ताकि वो किस तरफ आ जाएं, दोबारा वापस एसिडिटी की तरफ आ जाएं। तो ये जो बफर होता है ये बेसिकली इसको मेंटेन करने के लिए होता है। यहां पर देख लीजिएगा, ये कोई बहुत ही वो चीज नहीं है, यूनिक चीज नहीं है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह थोड़ा सा ये चैप्टर का रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करके इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स पे।